हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 22 जनवरी। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हम 21 जनवरी के रिवीजन से। जी हाँ, चलिए पहले सवाल देखते हैं रिवीजन में। नदी मोहाना क्षेत्र में पाए जाने वाले डॉल्फिन का कौन सा सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो इसका दूसरा सर्वेक्षण शुरू हुआ है। जी हाँ, इसका हाल ही में भी दूसरा सर्वेक्षण शुरू हुआ है। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है 2019 में शुरू किया गया है, जिसे आप लोग जानते हैं। उसके तहत यह दूसरा डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। और डॉल्फिन को जलीय जीव 2009-10 में बनाया गया था, इसे सूसू भी कहते हैं। और यह सर्वेक्षण जो है समन्वयन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जा रहा है। और यह जो है 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में गंगा नदी के प्रमुख प्रवाह को बिजनौर से गंगा सागर तक किया जाएगा। साथ ही सिंधु नदी को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरे चरण में ब्रह्मपुत्र गंगा नदी की सहायक नदियां जैसे सुंदरवन क्षेत्र, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। इसमें बात किया जाए तो सर्वेक्षण में गंगा डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन भी तीनों शामिल हैं इसमें। और गंगा नदी डॉल्फिन को प्लेनिस्टा गंगेटिका कहते हैं, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों में पाई जाती हैं। कर्णफुली जो कि भारत और नेपाल में स्थित हैं, बांग्लादेश में भी हैं। वही यह संकटग्रस्त श्रेणी में सूची 1 में शामिल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे सिंधु नदी डॉल्फिन, जो कि प्लेटिनिस्टा माइनर कही जाती हैं। ये सिंधु पाकिस्तान में स्थित है और ब्यास भारत में भी स्थित है। ये संकटग्रस्त अनुसूची 1 में ये शामिल है। अगला देखेंगे इरावदी नदी डॉल्फिन, जो कि चिल्का झील में दक्षिण पूर्वी एशिया नदी में संकटग्रस्त और अनुसूची 1 में शामिल है। संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, जो कि भागलपुर में है, बिहार में एकमात्र गंगा नदी डॉल्फिन का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। ब्यास संरक्षण रिजर्व है, जो कि पंजाब में सिंधु नदी डॉल्फिन के लिए है। ये पटना में गंगा नदी पर भारत का पहला एकमात्र डॉल्फिन राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, जिसे 2024 में स्थापित किया गया था। और हर साल 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। पहले जो डॉल्फिन गणना हुई तो इसके अनुसार कुल डॉल्फिन दर्ज 6327, जिसमें गंगा नदी डॉल्फिन 6324 और ब्यास नदी में केवल 3 डॉल्फिन दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 93-97 डॉल्फिन, बिहार में 22-20 और पश्चिम बंगाल में तीसरे स्थान पर। ब्रह्मपुत्र बेसिन में 635 डॉल्फिन दर्ज की गई। प्रमुख डॉल्फिन हॉटस्पॉट की बात करें तो भिंड पचनादा चंबल नदी पे और चौसा मनिहारी गंगा नदी पे स्थित है। तो इस तरह आप लोगों ने देख लिया। अगला हम लोग देखेंगे, अगला रिवीजन का अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो यह योजना किसने शुरू किया है? तो यह हमारी उड़ीसा राज्य ने शुरू किया। जी हाँ, आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में देखते हैं कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 5 वर्षीय आमे पढ़िबा भसारे योजना शुरू की गई है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, मेधावी आरक्षित अभ्यर्थियों को मिलेगी समान कैटेगरी में सीट। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आरक्षित श्रेणी के जिन उम्मीदवारों को समान श्रेणी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें आरक्षित सीटों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। केरल उच्च न्यायालय 2020 के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि पीठ ने कहा कि आरक्षित श्रेणी खुली योग्यता आधारित श्रेणी है, न कि कोटा है। न्यायालय ने मना किया। योग्यता आधारित समायोजन अनुच्छेद 14-16 का समर्थन करता है। तो यह आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, भारत ने कहाँ पर खुली समुद्री मछली पालन परियोजना शुरू की है? तो अंडमान सागर में। जी हाँ, अंडमान सागर अपनी पहली खुली मछली पालन परियोजना शुरू किया है, जो कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आइए वन लाइनर के कुछ रिवीजन देखेंगे हम लोग यहाँ पे फटाफट। तो IIM रोहतक के किस निदेशक को अनुकरणीय शासन नेतृत्व पुरस्कार मिला है? तो धीरज शर्मा को मिला है। 2026 के लिए भारत का शीर्ष नियोक्ता किसे नामित किया गया? NTPC को। ICC प्लेयर महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? लॉरा बोल्बर्ट, साउथ अफ्रीका कप्तान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सोलर डिफेंस एरोस्पेस को पूरी तरह स्वचालित किया? तो 30 गोला बारूद संयंत्र का उद्घाटन किया। तो नागपुर में पिनाका रॉकेट आर्मेनिया से निर्यात किया। उत्तराखंड गठन के 25 वर्ष पूरे होने के पलस में देहरादून में जागरण फोरम का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति ने किया। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो लखनऊ में आयोजित हुआ। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भूपेंद्र यादव ने की। दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह 24 से 25 जनवरी दिल्ली में आयोजित होगा। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई? दावोस, जो कि स्विट्जरलैंड में हुई। 11वें लोरा जनता फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार किसे दिया गया? तो इलैया राजा को दिया गया। तो ये हमारे कुछ करंट अफेयर फैक्ट्स थे वन लाइनर के, और कुछ फैक्ट जो पिछले दिन के रिवीजन थे 21 जनवरी के हम लोगों ने किया। अब हम लोग चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन पर। जी हाँ, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 जनवरी का पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 21 जनवरी को किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। तो यहाँ पर
हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ए, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा जो है 21 जनवरी 1972 को इनकी स्थापना दिवस मनाया गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा पर दिया गया। 21 जनवरी को तीनों राज्य अपनी स्थापना का 54वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में आया था और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर गठन हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। आज इसके बारे में व्याख्या पढ़ेंगे। गुजरात सरकार ने नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य हरित ऊर्जा का वैश्विक हब बनना है। इसने 2035 तक 3 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य भूमि आवंटन रखा है और भूमि आवंटन के लिए 1.99 लाख हेक्टेयर की मंजूरी दी गई है। इसमें सीएम के अध्यक्षता प्लस गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नोडल एजेंसी काम करेंगी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। वही भारत का लक्ष्य पूछा जाए तो 2030 तक 5 मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य भारत का रखा गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए चौथा क्वेश्चन आज का देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही की खबरों में रहा ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए साइबर सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर बी महिला सुरक्षा सशक्तिकरण से, ऑप्शन नंबर सी आंतरिक मलबे की सफाई से, ऑप्शन नंबर डी सीमा सुरक्षा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महिला सुरक्षा सशक्तिकरण से। आज इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें जागरूक करने के लिए ऑपरेशन शक्ति के अगले चरण की शुरुआत की है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार भी चलाया जा रहा है, जिसे इसे मिशन जागृति भी कहा जाता है। और इसके दूसरे चरण में गुड टच, बैड टच, साइबर अपराध से बचाव, नए कानूनी प्रावधान जैसे बीएनएस, बीएनएसएस और 0 FIR की जानकारी देना शामिल है। हेल्पलाइन का प्रचार जैसे कि 112, 1090, 181, 1098 जैसे हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। मिशन शक्ति का दूसरा चरण महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण के साथ जारी किया गया है। इसमें सुरक्षा सशक्तिकरण दोनों पहलुओं पर काम किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज का हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन, जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत का इतिहास रचा है? ऑप्शन नंबर ए विदर्भ, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विदर्भ। विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत का इतिहास रचा है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में टीम ने सौराष्ट्र को 38 रन से पराजित किया। विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला गया और विदर्भ के 318 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सौराष्ट्र मात्र 279 रन पर ऑल आउट हो गई। अब सबसे सफल टीम की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार कर्नाटक और तमिलनाडु ने 5-5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी भारत के प्रमुख घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, जो कि 50 ओवर की लिस्ट ए प्रारूप में खेली जाती है। इसे महान भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है विदर्भ ने इसे जीत लिया है पहली बार, और सबसे ज़्यादा बार कर्नाटक और तमिलनाडु ने 5-5 बार जीता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं आज के वन लाइनर के फैक्ट पर। जी हाँ, वन लाइनर में कुछ हमारे क्वेश्चन है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन लाइनर के सेगमेंट पर देखेंगे। पहला सवाल कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज लोकायन 26 अभियान पर रवाना हुआ? तो यह INS सुदर्शनी है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडिया 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यह 16वां स्थान प्राप्त हुआ। दोस्ती 17 अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? जी हाँ, दोस्ती 17 अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो यह भारत, श्रीलंका और मालदीव के तीनों संयुक्त सेनाओं का एक अभ्यास है, दोस्ती 17। इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसे पूछा जाए तो भारत श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति सिलेनेक्स होता है, मालदीव के साथ आपका एक्वेरियन होता है, जो अभी हाल ही में 14वां युद्ध अभ्यास अभी हुआ है। कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे कि ब्रिसा 101 किससे संबंधित है? तो एक जीन थेरेपी है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य किस भारतीय मुक्केबाज को बनाया गया है? तो इस विजेंदर सिंह को बनाया गया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। RBI ने किस देश को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है? तो यह ब्रिक्स। जी हाँ, ब्रिक्स से जितने भी देश जुड़े हैं उनके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, टेकर्स नॉट मेकर्स नामक वार्षिक असमानता रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल ने जारी किया है। इसे आप लोग याद रखिएगा।
अगला देखेंगे, IMF की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP दर कितनी रहने का अनुमान है? तो यह 7.3%। जी हाँ, 7.3% रहेगी। 19 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह इसका 20वां स्थापना दिवस है। इसकी स्थापना जो 2006 में 2005 एक्ट के तहत की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, भारतीय सेना द्वारा पहले पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की गई? तो यह मध्य प्रदेश में स्थापित की जा रही है। जी हाँ। पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो MB पाठक को नियुक्त किया गया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पश्चिमी तट के कोस्ट गार्ड कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो MB पाठक जी को। तो ये हमारे कुछ ऑनलाइनर के करंट अफेयर थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर ऑनलाइनर के कुछ सवाल और बाकी जो विस्तृत रूप से थे उनको भी डिस्कस किए। अब हम लोग चलेंगे आज के स्टैटिक GK के पोर्शन पर। जी हाँ, स्टैटिक GK में हम लोग समितियाँ पढ़ रहे थे। कल हमने कुछ समितियाँ पढ़ी थी और कुछ बची हुई समितियाँ आज भी पढ़ेंगे और बाकी भी कुछ अभी बची हुई समितियाँ इन्हें अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए पहला देखते हैं बेणुगोपाल समिति। जी हाँ, बेणुगोपाल समिति जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS व्यवस्था से हमारे संबंधित थी, आप लोग जानते होंगे। अगला है BK चतुर्वेदी समिति जो कि तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से संबंधित थी। अगला देखेंगे मीरा सेठ समिति जो हथकरघा के विकास से संबंधित थी। अगला देखेंगे शंकर लाल गुरु समिति या कृषि विपणन से संबंधित थी। जानकी रमन समिति जो है बैंकों के प्रतिभूतियों के सौदे से संबंधित थी। नायक समिति जो है हमारे लघु उद्योगों से संबंधित थी, MSME से। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारी कुछ समितियां हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं मिलान के रूप में, क्रोनोलॉजी के रूप में। तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिए, अपना नोट्स में लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं। तो ये हमारी कुछ समितियाँ थी जिन्हें हम लोग पढ़ा। बाकी कुछ समितियाँ ने हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में कल का उत्तर हम लोग देखेंगे। कल हमने पूछा था कि 14वां क्यूबेरियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है और कहाँ हुआ था? तो यह युद्धाभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। जी हाँ, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ, इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में आज के सवाल में। तो आज का सवाल है करंट हुआ कि भारत में सबसे लंबी बिटुमिनस कंक्रीट सड़क कहाँ बनाई गई? जी हाँ, इसे रिकॉर्ड भी बना है, भारत ने गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। तो आप लोग बताइए कि भारत ने सबसे लंबी बिटुमिनस कंक्रीट सड़क कहाँ बनाई है? ऑप्शन नंबर A मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर B गुजरात, ऑप्शन नंबर C आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर D उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि भारत में सबसे लंबी बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बनाकर रिकॉर्ड कहाँ दर्ज किया है भारत ने? तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए अपने कमेंट। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो यहाँ इतना कंटेंट कई जगह से उठाने में। तो आप लोग ज़रूर हमारी इस वीडियो को अपना प्यार बनाए रखें, लाइक कमेंट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर कराए जाएँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारी टेलीग्राम चैनल PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, GS विद प्रेम यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको 6 से लेकर 12 तक के NCERT MCQ कराई जा रही है, UP स्पेशल के भी MCQ कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ GS की थ्योरी सेगमेंट भी वीडियो यहाँ पर अपलोड कराई जा रही है और बीच बीच में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन, बाकी सूचकांक भी ऐसे कुछ वीडियो हैं जो आने वाले हैं। तो आप लोग हमारी चैनल से जुड़े रहें, यहाँ पर आपको हर प्रकार की तैयारी कराई जाएगी। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, GS विद प्रेम पे। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे कंटेंट दिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होगी। एकदम रट लीजिए आप, GS का एकदम आपको बेताज बादशाह बना दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे करंट अफेयर के चैनल से जरूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।